गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के सेकंड खंड के लास्ट यूनिट के यानी 5वें यूनिट को हम पढ़ेंगे। यह यूनिट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यूनिट मानी जाती है। इस यूनिट के बाद आपका सेकंड खंड समाप्त हो जाएगा। तो इस यूनिट का जो सबसे फर्स्ट हेडिंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, यानी हमारे किसी समाज को उभरता हुआ या कोई समाज उभर रहा या कोई समाज तैयार हो रहा तो उसके कुछ प्रमुख मुद्दे होने चाहिए, यानी उस समाज को विकसित करने के लिए कुछ प्रमुख चीजें हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम बात करते हैं, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी समाज को विकसित करने के लिए या उसमें परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? शिक्षा। यानी शिक्षा जो है वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें आपका जो पहला हेडिंग बनेगा शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे किया जाए या सार्वभौमिकरण क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें जान लीजिए, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए या किसी भी राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह शिक्षा की होती है। शिक्षा जब मेंटेन रहेगी, शिक्षा व्यवस्था जब मेंटेन रहेगी, तो उस व्यवस्था के अनुसार बच्चों में या वहाँ के उस देश के नागरिकों में अपने आप राजनीतिक एकता, लोकतंत्र की बारे में जानकारी, संस्कृति के बारे में जानकारी और तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए। सार्वभौमिकरण का मतलब कि सबके लिए समान शिक्षा, सभी वर्ग, सभी जात, सभी समुदाय, सभी समाज के लिए क्या हो, शिक्षा को सार्वभौमिकरण किया जाए, यानी सबके लिए समान शिक्षा और समान शिक्षा व्यवस्था लागू होना चाहिए। तो इसमें अगर इसकी अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे तो इसमें एक छोटी सी डिफिनेशन है डॉक्टर राधाकृष्णन का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन है और जो बहुत बड़ी चीज बोलती है। तो इनका डिफिनेशन है डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार इन्होंने अपने डिफिनेशन में यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बहुत ही अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा केवल मनुष्य की जीविका चलाने का ही साधन नहीं है, यानी शिक्षा के द्वारा हम शिक्षा इसलिए ना ही ग्रहण करें कि जिससे हम अपनी जीविका ही चला सके। यह जीविका के साथ साथ यानी जीविका चलाने का ही साधन नहीं, यह जीविका के साथ साथ मनुष्य के विचार, भावना और संस्कृति को भी बदलती है और अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रवेश का एक मार्ग भी है। यह डिफिनेशन सर्वप्रथम राधाकृष्णन का है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि सार्वभौमिकरण के लिए हमारे सरकार द्वारा कुछ किया गया, यानी सार्वभौमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए क्या हमारे सरकार का भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान माना जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी सबके लिए समान शिक्षा, शिक्षा पर सभी का समान अधिकार हो। तो जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, जिसमें अनुच्छेद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। तो उसमें अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा व्यवस्था को सार्वभौमिकरण किया गया, सबके लिए अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था
बनाएगी। या नोट भी कर सकते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, यानी देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार मिला और उसके बाद अनुच्छेद 45 के साथ शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया। यानी अनुच्छेद 45 में शिक्षा को सार्वभौम यानी सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लिए अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी शिक्षा व्यवस्था फ्री की गई। इसके बाद सरकार ने देखा कि इस अनुच्छेद से या इस व्यवस्था से हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन एवं सुधार नहीं हो रहे हैं, कहीं न कहीं कमियां हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, 86वां संविधान संशोधन कर दिया। 86वां संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 21A यानी यह एक्ट बनाया गया। अनुच्छेद 21A एक्ट बनाया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से अनिवार्य यानी शिक्षा व्यवस्था फ्री, बुक फ्री, मतलब उनकी जरूरत की जितनी भी चीजें वह गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया, जिससे क्या हो, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन है। 86वां संविधान संशोधन या अनुच्छेद 19A के तहत ऐसी व्यवस्था दी गई, जिससे क्या हो, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन है। और इस परिवर्तन को यह लागू कब किया गया, तो जैसा कि आपको अगर इसके बारे में पता हो तो 1 अप्रैल सन 2010 यानी 1/4 सन 2010 अनुच्छेद 21A यह एक्ट लागू किया गया। कब, 1 अप्रैल, ये कभी कभी पूछता है ऑनलाइन में, तो 1 अप्रैल सन 2010 को यह अनुच्छेद लागू किया, जिसमें क्या हो, शिक्षा को सार्वभौमिकरण के आधार पर और भी सरलता किया गया, मतलब हमारे लिए और भी सुविधाएं बढ़ा देंगे, जिससे देश के शिक्षा व्यवस्था में और भी अच्छा परिवर्तन आ जाए। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद नागरिकता के मूल कर्तव्यों को प्राप्त करना, यानी हमारे नागरिक होने का कुछ मूल कर्तव्य भी है जो अनुच्छेद 51A यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के साधन माता पिता या अभिभावक की भी भूमिका बनती है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा अनिवार्य रूप से दिलाएं और उसके लिए वह भी तत्पर रहे, यानी गवर्नमेंट के साथ साथ वह भी तत्व। ऐसे तमाम अनुच्छेद बनाए गए समय अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए। अब ये आपका एक नया मुद्दा आता है कि जैसे भी महत्व, आवश्यकता, ये सब तो हमारे जीवन में या हमारे किसी बनाए गए नियम में ऐसी तमाम चीजें आती हैं, तो हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज का महत्व है, क्या हमारे लिए मायने रखता है, क्या मायने नहीं रखता है। तो इसमें हम बात करेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, यानी हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य, यानी महत्व आवश्यकता को छोड़कर हम कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य, यानी अगर आपका उद्देश्य क्लियर हो गया तो आप आवश्यकता और महत्व को भी कर ले जाएंगे। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य, यानी अब हम पढ़ेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य, यानी क्या उद्देश्य होना चाहिए। हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, उद्देश्य। यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण में हमारा क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे अहम चीज जो है वह माना जाता है उद्देश्य, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए शिक्षा व्यवस्था में राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि बालकों का शारीरिक और मानसिक
और बौद्धिक विकास क्या हो, सुचारू रूप से हो। यानी वो यह भी ध्यान दे कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था अगर मेंटेन करनी है तो यह भी कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य बनते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अच्छा हो, बालकों का नैतिक चारित्रिक विकास अच्छा हो और बालकों को संस्कृति का ज्ञान हो तथा उनके अंदर अच्छे चरित्र, अच्छे गुणों को विकसित किया जाए, उनके अंदर सामाजिक कुशलता हो और उसके साथ साथ उनके आंतरिक कौशल का भी विकास किया जाए। यह कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया कि जिससे क्या हो, शिक्षा व्यवस्था यानी जब हम शिक्षा व्यवस्था से जुड़ेंगे तो ऐसी चीजें या ऐसे उद्देश्य की हमें प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही।